हरे कृष्णा। आज है 1 मार्च 2024 और हम आज सुनेंगे रेडिकल फॉरगिवनेस सेशन 8। सो लेट अस इन्वोक जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरव भक्त वृंदा। बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे राधे कृष्णा, हे त्रिदेव त्रिदेविया, गणेश जी, कर्मफलदाता शनिदेव जी, सनत कुमार जी, गौतम बुद्धा जी, गरुड़ देव जी, सुदर्शन चक्र जी, all the demigods, all the great ones, with your divine blessings, guidance, help and protection, I'm starting radical forgiveness session 8. प्लीज़ ब्लेस करिए कि कोई ऑब्स्टिकल ना आए सेशन में। प्लीज़ ब्लेस करिए कि हर एक आत्मा जो ये सेशन सुनेगा उसके लाइफ में एकदम रेडिकल लेवल पे चेंजेस आएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में। उनके अंदर का जो भी वुंड है वो हील हो जाएगा और जो भी इमोशनली डैमेज्ड सोल्स हैं उनको अपने डैमेज के बारे में अवेयरनेस आएगी और उसे किस तरह से ठीक करना है वो सोल्यूशन भी इस ऑडियो से मिलेगा। सो प्रभु आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपका माउथ पीस बनकर ही बोल सकूं। राधे कृष्ण। सो हम सब हैं चैप्टर नंबर 7 पे, हाइड आउट्स एंड स्केपगोट्स। लास्ट टाइम हमने किया था पेज नंबर 77 तक, तो आज हम पेज नंबर 78 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जस्ट 1 मिनट का क्विक रिविजन। हमने रिप्रेशन के बारे में ऑलरेडी समझ लिया, सप्रेशन के बारे में समझ लिया, रिप्रेस्ड गिल्ट एंड शेम के बारे में समझा, फिर शेम ब्लॉक्स एनर्जी वो हमने देखा, रिप्रेस्ड फीलिंग्स कितने भयंकर होते हैं वो हमने देखा, जनरेशनल गिल्ट हमने देखा, द डार्क साइड हमने देखा। यहाँ तक हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिटिंग ऑन अ वॉल्केनो। तो जिन लोगों ने इसके पहले के सेशन नहीं सुने, प्लीज़ पहले जाके वो सेशन सुनिए, उसी के बाद ये सेशन आपको सुनना है, वरना आपको लिंक नहीं पता चलेगा और मज़ा नहीं आएगा मतलब। सो आज हम लोग देखते हैं द टॉपिक सिटिंग ऑन अ वॉल्केनो। इसमें क्या क्या कह रहा है ऑथर। So repressing this kind of energy is like sitting on a volcano. We never know when our strength will give out, thus allowing the lava or the shadow to spurt forth and wreak havoc on our world. This explains why we need to bring in a scapegoat on whom we can project all that shame, that we can be free of it, at least temporary. So basically again जो repressed thought हमारे होते हैं, रिप्रेस थॉट मतलब जिनको हम कारपेट के नीचे छुपा देते हैं हमारे दिल में, हम उसको फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि फेस टू फेस आना मतलब एक अनकंफर्टेबल जोन में जाना। तो हम इतना मेहनत नहीं करते, हम उस थॉट को छुपा देते हैं। सो दैट क्या होता है, उसके ऊपर हम सुंदर सा कारपेट बिछा देते हैं कि ऑल इज़ गुड। हम उसके बारे में बात नहीं करते, हम उसके बारे में सोचते नहीं, हम उसको मेंशन नहीं करते, कुछ नहीं करते। ये करके हमें टेम्पररी रिलीफ तो मिल जाती है, लेकिन जो परमानेंट डैमेज होता है हमारे इमोशनल हेल्थ पे, उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होती। तो उसी को डिफरेंट वे से समझाया जा रहा है कि तो किस तरह से ये डैमेज और फर्दर और भयंकर और इरिवर्सिबल डैमेज कर सकता है। हमने लास्ट कुछ दिनों में से बहुत सारे केसेस देखे जहाँ पर सीनियर मेंबर्स ने अपने उनको पता ही नहीं चला कि उनका ईगो उनको कैसे तिल करके डिटोरेट कर रहा है। उनको पता ही नहीं चला कि उनके डीप अटैचमेंट की वजह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ठीक से नहीं निभा रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, स्पिरिचुअली रॉन्ग कर रहे हैं, फिजिकली रॉन्ग कर रहे हैं, सब कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक अनकंफर्टेबल जोन था कि एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझ में ईगो है, हाँ मैं डीप अटैचमेंट में हूँ, हाँ मेरे अंदर एंगर है, हाँ मेरे अंदर शेम है। ये सब एक्सेप्ट कर दिया तो फिर इमोशनल हेल्थ सुधरना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम डिनायल में रहते हैं, दैट इज़ रिप्रेशन। हम जब जानना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, और अगर हमें कोई ये समझाना चाहे तो उसके लिए हम ग्रज लाते हैं, उसको हम अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लेते हैं। तो ये सब से क्या होता है, हमारा इमोशनल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ जाती है। ऊपर से हम दिखते हैं बहुत सुंदर, लेकिन अंदर ही अंदर हम एक मेस रहते हैं। और फिर जब ऐसे हालत में हम किसी रिलेशनशिप में रहे या किसी के साथ भी रहे, वो पर्सन के लिए हम टॉक्सिक बन जाते हैं। हम खुद के लिए भी टॉक्सिक बनते, उस पर्सन के लिए भी हम टॉक्सिक बन जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये पाप को रोके। ये पाप होता है ना फिर, क्योंकि हमारे अंदर के जो वुंड्स हम अवेयर नहीं है, हमारे अंदर के इमोशनल प्रॉब्लम्स हम अवेयर नहीं है, उनको हम हील नहीं कर रहे क्योंकि हम डिनायल में हैं। उसके वजह से सामने वाला, सिर्फ रिलेशनशिप क्यों,
जिनके साथ भी हम इंटरेक्ट करते हैं उनके साथ हम गलत करते हैं, तो फिर हम पाप करते हैं ना, सामने वाले को पेन दे के, दर्द देकर। और अगर किसी वेरी हाई लेवल मतलब हाई लेवल डिवोटी के साथ अगर हम ये करते हैं, तो उसका तो कल्पना ही मत कीजिए कि कितने जन्मों का पाप हम अक्यूमुलेट कर लेते हैं इस चक्कर में, उस पर्सन के प्रति ग्रज लाकर। सो ये जब इतनी भयंकर चीज है, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो क्यों ना हम उसको आज उखाड़ फेंके, क्यों ना हम उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दे। एक ही तो स्टेप लेना है, वो है एक्सेप्ट करना। बस एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये है, अब है तो है, मुझे तब पता नहीं था, अब मुझे पता है, तो अब मैं इस चीज को हील करूंगा। पहले पता होता तो पहले करता, हो सकता था उस समय सोल स्ट्रेंथ नहीं था, पर अब है, अब सोल स्ट्रेंथ है, अब गाइडेंस है, अब साथ है, तो अब करेंगे हिल। ओके, सो इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम लोग ये शुरू करते हैं। सो सिटिंग ऑन अ वॉल्केनो मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ वॉल्केनो? वॉल्केनो मतलब है कि अंदर गरम लावा भरा है पूरा, जो कभी भी फट के बाहर आ सकता है। तो जो लोग ऐसे रिप्रेस रहते हैं, मतलब जो अपने इमोशंस को ऐसे दबाते रहते हैं कि घर में कलेश ना हो, घर में शांति रहे, मेरे वजह से घर में उथल पुथल ना हो, मेरे वजह से ऑफिस में कुछ ना हो, मेरे वजह से कहीं प्रॉब्लम ना हो, ये थॉट ठीक है तभी के लिए आप अवॉइड कर दे रहे हो, पर इट्स एन एनर्जी। थॉट क्या होता है? वो एनर्जी होता है, उसको आप ऐसे बॉटल में बंद करके नहीं रख सकते। वो प्रेशर कुकर जैसा होता है, प्रेशर जब बिल्डअप करेगा करेगा, सीटी बजेगी जोर से, हो सकता है प्रेशर कुकर ही फट जाए। तो जब प्रेशर कुकर फटता है, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि सिटिंग ऑन अ वॉल्केनो, मतलब आप एक वॉल्केनो पे बैठे जो कभी भी फूट सकता है। So repressing this kind of energy is like sitting on a volcano. We never know when our strength will give out. मतलब आप चुप हैं, आप अन्याय सहन कर रहे हैं, आप सुन, बार बार आपके अगेंस्ट पे कोई कुछ बोल रहा है जबकि आपकी गलती नहीं है, आप चुपचाप सुने जा रहे हैं। आपको कोई इंसल्ट किया जा रहा है, आपको कोई ब्लेम किया जा रहा है, आप चुपचाप सुने जा रहे हैं, सहन करते जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो उस पर्सन के ऊपर, तो आपको पता है कि अगर आपने मुंह खोला तो आपके सारे प्रिविलेजेस चले जाएंगे, आपका कंफर्ट जोन गड़बड़ हो जाएगा। तो इस चक्कर में सेल्फिशली आप, इस सेल्फिशनेस ही है ये, और कुछ नहीं। अगर आप जितना भी उसको लिपापोती करके एक अच्छा पैकेज दो, दिस इज सेल्फिशनेस ओनली। क्योंकि आप अभी वाला जो टेम्पररी कलेश को अवॉइड करने के लिए जो आप रिप्रेस कर रहे हो, मतलब आप सामने वाले को और एनकरेज कर रहे हो कि वो इसी टाइप के वाइब्रेशंस आपके तरफ भी भेजे, यूनिवर्स के तरफ भी भेजे, तो उसके सोल डिटोरिएशन में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। सो दिस इज सेल्फिशनेस, इसको आप कुछ और नाम नहीं दे सकते। तो ये करते करते आपका एक दिन ताकत जिस दिन खत्म हो जाएगा, आप ऐसी की तैसी करके शुरू हो जाओगे बोलना, तब तो बोलोगे ही ना, और तब हो जाएगा टू लेट, मतलब तब खतरनाक डैमेज होगा। आप तो उसके पहले डैमेज हो ही चुके हो, क्योंकि दिस इज एनर्जी, दिस थॉट इज एन एनर्जी, आइदर यू ट्रांसम्यूट इट, आपको ट्रांसम्यूट करना होगा। हाउ टू ट्रांसम्यूट इट, वो भी मैंने आप लोगों को सिखाया है। विद द राइट थॉट्स, राइट नॉलेज, राइट एक्शन, आप तो उसको ट्रांसम्यूट करो। लेकिन आप वैसे की वैसे ही पॉइजन को अंदर रख दो कि मैं इसको निकालूंगा तो प्रॉब्लम होगा, वो आपको अंदर ही अंदर खाता रहेगा, खाता रहेगा, खत्म करता रहेगा। ठीक है, बिकॉज इट्स एन एनर्जी, तो वो तो रहेगा ही अंदर। उसके बाद जब वो खतरनाक वैसे वॉल्केनो जैसे बाहर आएगा, तो फिर तो वो पूरा स्प्रेड भी हो जाएगा, पर तब तक आप कंप्लीटली डैमेज हो चुके होंगे। So we never know when our strength will give out, thus allowing the lava or the shadow to spurt forth and wreak havoc in our world. This explains why we need to bring in a scapegoat on whom we can project all that shame. इसके वजह से हम एक scapegoat को लाते हैं, बकरा, मतलब इस पे निकाल देंगे सारा, जो भी अंदर कचरा है इस पे निकाल देंगे। हाँ, तो क्या हो जाएगा? हाँ, हम शांत हो जाएंगे, हम फ्री हो जाएंगे। टू प्रोजेक्ट ऑल दैट शेम, दैट वे वी कैन बी फ्री ऑफ इट, एटलीस्ट टेम्प्ररी। तो टेम्प्ररी बेसिस पे तब हम फ्री हो सकते हैं। मतलब कैसे बोलूँ, जिनके ऊपर आपका बस चलता है, जैसे कि सपोज आपका बॉस आपको गाली दे रहा है, रोज गाली दे रहा है, रोज गाली दे रहा है, रोज बेइज्जती कर रहा है, आपका सबके सामने बेइज्जती कर रहा है, पर आपको पता है कि आपको सैलरी मिलती है, आप ये निकाल नहीं, मतलब आप निकल नहीं सकते, आप छोड़ नहीं सकते, आपको कोई दूसरी जॉब मिलेगी नहीं। अब वो जो एनर्जी है ब्लेम वाली, और वो जिसके वजह से आपको शर्म आती है, इट्स एनर्जी ऑफ शेम, आपको शर्म आती है, आपको एम्बेरेस्ड फील होता है कि मतलब कितना इंसल्ट हो रहा है मेरा सबके सामने, अब वो जमा हो गया अंदर।
जब आप घर पर आओगे, अगर आपकी वाइफ या आपके बच्चे कमज़ोर हैं, कमज़ोर मतलब वो डोमिनेटिंग नहीं है, आप डोमिनेटिंग हो घर पे, आप वो चिल्लाकर उन पे निकालोगे, तो इसको कहा जाता है प्रोजेक्शन। आपने इसको प्रोजेक्ट कर दिया किसी के ऊपर, क्योंकि वो जो एम्बैरेसमेंट, जो शेम, जो शर्म आपको फ़ील हो रही थी, अंदर आपको खाया जा रहा था, वो आपने निकाल दिया किसी के ऊपर, सो दैट टेम्परेरी बेसिस पर आपको शांति मिल सके। तो वो जिस पर आपने निकाला वो बन गया स्केपगोट। इसके वजह से आप देखोगे बहुत सारे फैमिलीज़ में ऐसा कुछ रहता है, तो अंदर रीज़न क्या रहता है? अंदर कोई ना कोई एक शेम रहता है, या गिल्ट रहता है, या कुछ ना कुछ एक नेगेटिव लोअर इमोशन ही रहता है, जिसको हमने हैंडल नहीं किया। और क्योंकि हम हैंडल नहीं कर पाए, हमने इसको और स्प्रेड कर दिया। ठीक, तो हम आगे जाते हैं। सेकंड पॉइंट इज़ प्रोजेक्शन। Even when we have repressed the feeling and or memories associated with a life event, we know on an unconscious level that the shame, guilt, or self-criticism associated with it remains with us. So we attempt to rid ourselves of that pain by taking it out of ourselves and transferring it onto someone or something else outside of ourselves. This projection processes allows this projection process allows us to forget we ever possess such feelings. ये बहुत भयंकर चीज़ है। एक एक मूवी आई थी, आई थिंक द विलन बोलकर, उसमें एक सिंपल सा एक आदमी रहता है। जिन्होंने मूवी नहीं देखी, सॉरी, मैं आपको क्लाइमैक्स बता दे रही हूँ, लेकिन एक सिंपल आदमी रहता है जो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है पर बहुत गरीब रहता है। तो उसकी बीवी उसको हमेशा बेइज्जत करती रहती है, हमेशा बेइज्जत करती रहती है। उसके वजह से क्या होता है, उसके अंदर ये रिप्रेशन वाला एनर्जी क्रिएट होता है, वॉल्केनो बनता है। और वो प्रोजेक्ट किस तरह से करता, वो अपनी बीवी के ही उम्र की फीमेल्स को ढूंढता रास्ते में और उनका मर्डर कर देता। उनका मर्डर करके उनकी ही कोई वैल्यूएबल चीज़ जाके अपनी बीवी को गिफ्ट करता। वो पाकर भी उसकी बीवी फिर चिल्लाती, तो फिर उसी एज की किसी और लड़की को पकड़ के उसका मर्डर कर देता। आप लोगों ने ऑलरेडी न्यूज़ में बहुत बार सुना होगा कि यूएस में कोई बच्चा अंधाधुन आकर गोली चलाने लगता है गन लेकर। सो व्हाट आर दीज? कुछ केस में वो पोजेशन भी होता है, कि पैरानॉर्मल केस भी होता है, लेकिन पैरानॉर्मल केस भी तब होता है जब अंदर कुछ कचरा रहे। तो अगर कोई बच्चा कंटिन्यूसली एम्बैरेसमेंट फेस कर रहा है, उसका इंसल्ट होता जा रहा है, या उसे कोई समझता नहीं है, घर पे पेरेंट्स लड़ते रहते हैं, कोई उसका फ्रेंड नहीं हो, धीमे 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 वो इमोशनली हर्ट रहता है, इमोशनली डैमेज, इमोशनली वुंडेड रहता है, उसे कोई समझने वाला नहीं रहता। तब क्या होता है, वो उसका यही वॉल्केनो वाला जो अभी बताया, वॉल्केनो इरप्ट होता है और फिर उसे लगता है सबको मार दूँ करके वो बंदूक निकाल के धाएँ करके सबको ख़त्म कर देता है। सो दिस इज़ हाउ बहुत सारे लोग स्केपगोट्स पे प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब बलि का बकरा नहीं बोलता वैसे। तो यहाँ पर एक फ़ोटो है बुक में कि लेफ़्ट साइड में एक लड़की है, राइट साइड में एक लड़का है। सो लेफ़्ट वाली लड़की लड़के को डांट रही है, तो लेफ़्ट वाली लड़की के बारे में बोला जा रहा है प्रोजेक्टिंग सेल्फ राइटियस इंडिग्नेशन, एंगर एंड जजमेंट। और उसको ये प्रोजेक्शन के ये रीजंस है, और वर्ड्स क्या निकल रहे, यू डिस्गस्ट मी, यू आर सच अ लायर एंड चीट। मतलब वो अंदर जो थॉट्स था ये वाले थे, जजमेंटल थॉट्स, या खुद को बहुत महान समझना, ये वाले थॉट्स, ये सारे थॉट्स को लेकर उसने सामने वाले पे थोपा, ये बोलकर कि तुम झूठ बोलते हो, तुम चीट हो, फलाना ढना का। सारे केसेस में हम नहीं बोल सकते यही है करके, क्योंकि हो सकता है सामने वाला चीट भी हो, सामने वाला लायर भी हो। मेन है हमें किसी दूसरे को, ये रेडिकल फॉरगिवनेस के ऑडियो सुनकर आपको ये नहीं करना है कि जाके अपने हस्बैंड को बोलना है या वाइफ को बोलना है, देखा तुम भी ऐसा ही करती हो। नो, इट्स नॉट अबाउट देम, इट इज़ अबाउट अस। ये ऑडियो से हमें सुधरना है, हमें किसी और को सुधारना नहीं है। हाँ, आप बोल सकते हो कि आप ये ऑडियो सुनकर देखो, शायद आपको कुछ क्लू मिले, लेकिन अगर आपके दिमाग में पहला थॉट आ रहा कि मुझे उसको सुधारना है, मतलब ये आपके अंदर इमोशनल वुंड्स भयंकर हैं। हमारा ये जन्म हुआ ही है खुद को सुधारने के लिए, किसी और को सुधारने के लिए जन्म हुआ ही नहीं है। तो किसी भी स्क्रिप्चर का, किसी भी स्पिरिचुअल टेक्स्ट का, स्पिरिचुअल ऑडियो का रीज़न ये नहीं होता कि किसी और को सुधारो।
रीज़न ये होता है कि खुद को सुधारो। तो जब हम ये समझ जाएँगे कि हमारे अंदर ऐसा बहुत कचरा भरा है, जिसके वजह से हो सकता है हम किसी पे कंटिन्यूअसली चिल्लाते हैं। सबसे ईज़ी टारगेट कौन होते हैं? बच्चे। बच्चों पे चिल्लाना बहुत ईज़ी होता है क्योंकि हमें पता है बच्चे हम पे डिपेंडेंट हैं, वो रिटेलिएट नहीं कर सकते, मतलब इन रिटर्न वो कुछ नहीं कर सकते। इन रिटर्न कुछ बोला तो हम उनको और चिल्ला देंगे। और इस तरह से या हमारे स्पाउस होते हैं, या अगर हम बॉस हैं तो हमारे सबॉर्डिनेट्स होते हैं। तो ये हमें सोचना है कि क्या हम ये कर रहे हैं, क्या हमारे चीखने चिल्लाने के पीछे हमारा ही कोई शेम छुपा हुआ है, हमारा ही कोई जजमेंटल टेंडेंसी छुपी हुई है, हमारा ही कोई पेन छुपा हुआ है, हमारा कोई अनहील्ड वुंड छुपा हुआ है, हमारा ही एंगर छुपा हुआ है, या हम अपने आप को बहुत महान समझते हैं, ये वाला थॉट छुपा हुआ है। जो कुछ ना कुछ तो छुपा हुआ है ही। देखो, एंगर इज नॉट रॉन्ग। कृष्णा जी कहते हैं राइट टाइम पे राइट अमाउंट ऑफ एंगर इज नेसेसरी, दैट इज इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप वो नहीं करते तो आज महाभारत वॉर नहीं होता, दुर्योधन ऐसे वस्त्रहरण करता ही रहता, पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करती ही रहती। सो एंगर इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन विद द राइट थॉट एंड द राइट एनर्जी, जिसमें आप सामने वाले का अच्छा चाहकर आप एंगर कर रहे हो, आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए एंगर कर रहे हो, देन अगेन इट इज पाप। आप रिवेंज के वे से एंगर कर रहे हो, देन इट इज पाप। हाँ, आप किसी का इनकारनेशन बचाने के लिए एंगर कर रहे हो, देन इट इज राइट, लेकिन अगेन इन द राइट प्रोपोर्शन और राइट टाइम पे, ये इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले आज हमको इस नॉलेज से देखना है कि हम अपना ही कचरा किसी पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्या। तो शांति से बैठकर सोचिए, क्या हम वो इंसान है जो कंटिन्यूसली अपने वुंड्स को हील ना करके सामने वाले को के ऊपर चिल्लाते रहते हैं? अगर है, सो इट्स हाई टाइम वी इम्प्रूव। तो आगे चलते हैं। अभी हम लोग हैं पेज नंबर 79 पे। So once we project what we do not want to own onto someone else, we see them rather than ourselves possessing those qualities. मतलब अब हमारे अंदर हो सकता है शेम है, गिल्ट है, पर जैसे हमने वो किसी और पे प्रोजेक्ट कर दिया, अब हमें लगता है अब हमारे अंदर कुछ नहीं है, अब हम खाली है, अब हम फ्री है, अब हम शुद्ध हैं। अब सामने वाले के पास वो कचरा है। जैसे कि हमने चीटिंग की, लेकिन हमने सामने वाले पे चिल्ला के बोला कि तू चीटर है, तू लायर है। मतलब अब हम चीटर और लायर नहीं है, अब सामने वाला हो गया। तो ये टाइप के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत लोगों में रहते हैं, क्योंकि वो डील नहीं कर पाते। उनके अंदर ये ताकत नहीं होती डील करने की कि मैंने गलत किया है, मुझसे गलती हुई है। वो नहीं कर पाते, वो फटाफट उनका ईगो किक इन हो जाता है, और ईगो कुछ ना कुछ मतलब पट्टी पढ़ाकर उसको समझा देता है कि तेरी तो कोई गलती ही नहीं थी इसमें। और ये बहुत डेंजरस स्टेट है, बहुत डेंजरस स्टेट है। जब हमें पता है कि हमने कुछ गलती की, ईगो को एक्सप्लेनेशन देने मत दो। ईगो को तभी के तभी कुचल के बोलो चुप बैठ, इसी वजह से आज मेरा इतना पतन हुआ है, इसी वजह से अब मैं डिस्ट्रॉय हो चुका हूँ या चुकी हूँ। ईगो आता ही है, जो जब भी आपको आपका मिस्टेक दिखाया जाएगा, सबसे पहला बटन दबेगा ईगो का कि अरे नहीं, इसको अपनी गलती पता चल गई तो सुधरने लगेगा। ये सुधरने लगेगा तो कृष्णा जी के पास वापस चले जाएगा, क्रिएटर के पास वापस, तो मेरा तो लॉस हो जाएगा। तो ईगो जाने ही नहीं देगा आपको। तो आप जितना ज़्यादा ईगो की बात सुनोगे, आप ईगो को स्ट्रॉन्ग करोगे, और जितने बार आप अपनी आत्मा की बात सुनोगे, आप अपने आत्मा को स्ट्रॉन्ग करोगे। तो ईगो के ट्रैप से बचना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ईगो के ट्रैप से बचना ही है, क्योंकि ईगो सिर्फ हमें नहीं डिस्ट्रॉय करता, हमसे जुड़े हुए लोगों को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। मैंने कितने सारे केसेस देखे जहाँ ईगो के वजह से इतने टैलेंटेड लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया, सब कुछ। और सिर्फ उन्होंने नहीं खोया, वो जिनसे डीपली अटैच थे उनको भी नीचे खींच के सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो इसीलिए बिल्कुल ईगो को हवा मत दो। धीमे धीमे ईगो सर नहीं उठा पाएगा। इतना चप्पल से मारो ईगो को, इतना चप्पल से मारो कि हाउ डेयर यू। जब मुझे कहा जा रहा है कि मेरे अंदर ये फॉल्ट है तो है, मुझे उसको ठीक करना है, मैं सुनूं तो, सामने वाले की बात सुनूं तो, समझूं तो। अगर वो कह रहा है
कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ें, यू नीड टू इम्प्रूव, तुमने गलत किया। क्यों मेरा ईगो आके बोलेगा अरे नहीं मैंने गलत नहीं किया, चुप बैठ बोलना। एनालाइज करो कि हाँ हो सकता है मेरे अंदर है, और अगर है तो मैं तो डिस्ट्रॉय हो जाऊंगी, तो सामने वाला मुझे बचाने की ही तो कोशिश कर रहा है, तो मैं कोशिश करती हूँ अपने ईगो को खत्म करने के अब, और फिर राइट स्टेप्स लेना शुरू करो। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम एक एक्सप्लेनेशन देकर फिर से उस कचरे को अपने अंदर ही रख लेंगे, और फिर हम प्रोजेक्ट करेंगे और ये भयंकर चीजें करेंगे। तो आगे चलते हैं। सो इफ वी रिप्रेस आवर गिल्ट एंड देन प्रोजेक्ट इट, वी मेक दैट पर्सन द रॉन्ग वन। हम सामने वाले को गलत साबित कर देते हैं, क्योंकि हम में तो है ही नहीं ना वो कचरा, क्योंकि हमने वो प्रोजेक्ट करके सामने वाले के सर पे रख दिया टोकरी। हमारी टोकरी हमने अपने सर से उठा के सामने वाले की टोकरी पे रख दिया, ऐसा हमें लगता है। If we repress our anger and then project it, we see them as the angry one. अगर हम अपने गुस्से को पहले रिप्रेस करते हैं, मतलब पहले दबाते हैं, और फिर हम उसको सामने वाले पे प्रोजेक्ट करते हैं, तब हमें लगता है कि अरे वो गुस्सेल है, मैं तो हूँ ही नहीं। We can accuse them of all the things we feared we would be accused of ourselves. हम सामने वाले को दोषी ठहराते हैं वो सारे चीज़ों के लिए जो हमें लगता है कि शायद हमें कोई दोषी ठहरा देगा। नो वंडर वी फील सो रिलीव्ड व्हेन वी प्रोजेक्ट। इसलिए हमें बहुत शांति मिलती है जब हम प्रोजेक्ट कर देते हैं किसी और पे। इन सो डूइंग वी मेक समवन एल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग टेरिबल दैट हैपन्स टू अस और फॉर वॉट वी सी एज नेगेटिव अबाउट आवरसेल्व्स। तो इससे क्या हो जाता है कि हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त कर लेते हैं कि हमारे अंदर कुछ टेरिबल नहीं है, जो कुछ है वो सामने वाले के अंदर है। तो हम जो जो चीज़ अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं ना, वो हम सोचना फिर हमारा बंद हो जाता है कुछ देर के लिए, क्योंकि सामने वाला गलत है ना, हम थोड़ी हैं। दिस एक्सप्लेन्स वाई वी लव टू वॉच द न्यूज़ ऑन टेलीविजन। द न्यूज़ प्रोवाइड्स अस विद एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोजेक्ट ऑल आवर गिल्ट एंड शेम on the murderers, rapists, corrupt politicians and other bad people we see on the screen. तो हम इसीलिए बहुत लोगों को टेलीविज़न देखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो उसमें जो न्यूज़ रहता है उसमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हमारे अंदर का गिल्ट और शेम, जो कि मतलब जो हम मर्डरर्स के ऊपर, रेपिस्ट के ऊपर, करप्ट पॉलिटिशियंस के ऊपर या बाकी बुरे लोगों के ऊपर हम वो प्रोजेक्ट कर दे सकते हैं। अरे ये बुरा है, अरे ये बुरा है, इसने बुरा किया। The news and the other television programs that feature bad people and the situations endlessly provide us with convenient scapegoats upon whom to project. तो आराम से हम scapegoats हमें मिल जाता है न्यूज़ और टेलीविज़न से, जिनके ऊपर हम ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं। मैं तो देखती ही नहीं हूँ न्यूज़, इतना टाइम नहीं रहता, लेकिन जो लोग रेगुलरली न्यूज़ देखते, न्यूज़पेपर, आप उनको एक बार जस्ट वॉच करो। सारा टाइम देखो कैसे कंप्लेन करेंगे वो, अरे ये देखो कैसा है, हमारी तो देश ही डूब रहा है, अरे उसने ऐसा किया, अरे इसको तो कुछ आता ही नहीं। दे विल ऑल कंटिन्यूसली कंप्लेन। तो अंदर क्या है? इज इट पीस? शांति है क्या अंदर? शांति अगर अंदर होती तो हम शांति ही प्रोजेक्ट बाहर करते। किसी किसी इंसान के आवाज से ही आपको फील होगा शांति, सुकून, क्योंकि उसके अंदर शांति और सुकून है। अगर अंदर कंटिन्यूसली केओस हो तो उसके आवाज़ से, उसके वाइब्रेशन से, उसकी फ्रीक्वेंसी से आप सिर्फ केओस ही फील करोगे, उसको मास्क नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप एकदम गौतम बुद्धा जैसा चेहरा बना के सामने बैठोगे, आप मीठी मीठी बातें करोगे, लेकिन अगर आपके अंदर वॉल्केनो है, वो टर्बुलेंट एनर्जीज आपके ऑरा से ही फील होना लगेगा, तो कोई फायदा नहीं है ये करके। ठीक, सो सबसे इजी क्या है? कचरा साफ कर लेते ना। इतना सब ना करके बाप रे कितना कुछ कुछ करते रहते हैं हम, ये सारा कुछ ना करके अपने अंदर का कचरा साफ करते हैं। दैट इज इजी, दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन। हम स्केपगोट्स नहीं ढूंढेंगे। कोई कोई लोग अपने मेड पे चिल्लाने लगते हैं, तो पहले तो ये देखो हम किस पे चिल्ला रहे हैं। मुझे एक बच्ची बता रही थी कि उसकी एक फ्रेंड है जिसकी मम्मी सारा टाइम चिल्लाती है उस पर कि तेरे वजह से ये प्रॉब्लम हुआ, तेरे वजह से वो हुआ, वो बाकी सब पे भी चिल्लाती रहती है। तो मैंने बोला कि हाँ वो वुंडेड है, वो लेडी वुंडेड है, उसने अपने वुंड्स को हील नहीं किया, क्योंकि उसको ये एक्सेप्ट ही नहीं करना है
कि शी इज़ वुंडेड, क्योंकि उसने वो एक्सेप्ट कर लिया तो मतलब इट विल बी लाइक अ शेम। उसी तरह हमारे एक सीनियर मेंबर को मैंने बोला था कि आप कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि आप टायर्ड हैं, क्योंकि आपने अगर वो एक्सेप्ट कर लिया तो आपको लगेगा यू आर अ लूजर। आप कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि आप फेड अप हैं, क्योंकि बचपन से ही आपको सिखाया गया टू बी स्ट्रांग। You have to be strong. You have to keep performing. You cannot be weak. You cannot stop. You cannot sit. तो ये जो पेरेंट्स करते हैं ये बहुत भयंकर चीज़ है. It again causes emotional damage. तो वो जो मेंबर है उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ माँ आपने एकदम सही बोला. मैंने कहा आपको धत्तेरिकी करना सीखना होगा. What is धत्तेरिकी? कि आज मैं वो सेम स्केड्यूल फॉलो नहीं करूँगा मैं आज. वही चीजें नहीं करूंगा. आई एम टायर्ड एंड आई कैन रेस्ट. एंड इट इज नॉट रॉन्ग टू से दैट आई एम टायर्ड. आप कंटिन्यूसली परफॉर्म नहीं कर सकते, आप मशीन नहीं है. तो एक आध दिन आप ब्रेक ले सकते हो और बोल सकते हो मुझे यही सेम काम नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है. कुछ नहीं तो बैठ के मुझे सिर्फ म्यूजिक सुनना है, कुछ नहीं तो मुझे ड्राइंग करनी है, पेंटिंग करनी है, या वॉट एवर आई लाइक वो करना है. एवरीडे सेम शेड्यूल नहीं करना. लेकिन ये तब होगा ना जब आप खुद को एक्सेप्ट करने दोगे. आप खुद को ही एक्सेप्ट नहीं करने देते हो. आपके लिए शर्म की बात है ये एक्सेप्ट कर लेना. नहीं मैं तो टायर्ड नहीं हूँ, मैं टायर्ड कैसे हो सकता हूँ. मतलब आप अपने आप को टायर्ड होने वाले फीलिंग्स को ही रिप्रेस कर दे रहे हैं. तो क्या हो जा रहा है इससे, क्या हो जाता है आपका ना रिस्पॉन्स टाइम बढ़ने लगता है. मतलब जितना क्विकली आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए ना वो नहीं होता है, क्योंकि आपका ब्रेन थक जा रहा है, आपका ब्रेन टायर्ड है. आप कंटिन्यूसली घोड़े को दौड़ाते रहो. एक टाइम के बाद घोड़ा नहीं दौड़ पाएगा. तो उसके लिए घोड़े को रेस्ट देना ज़रूरी है, खाना पीना ज़रूरी है. तो आपके लिए भी ये इमोशनली आपको ये समझना होगा, इफ़ यू आर टायर्ड यू आर टायर्ड. वो बोलने से आपको शर्म आती है, दैट इज अगेन अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इट्स एन इमोशनल प्रॉब्लम. यू हैव टू डील विथ इट. आप इसका रूट देखो. हो सकता है बचपन है इसका रूट, हो सकता है आपका स्कूल ऐसा था जहाँ पे कंटिन्यूसली आपको ये जैसे होता है ना बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन स्कूल्स, आर्मी स्कूल्स, वट एवर, जो मतलब नो यू कांट बी टायर्ड, नो यू कैनॉट फेल, नो यू कैनॉट डू दिस. इस टाइप का जो प्रेशर वाले एनवायरनमेंट में किसी को वो रेज करते हैं, माना वो लोग बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं, लेकिन ब्रेन थक जाता है. और जब वो ब्रेन गिव अप करता है ना, फिर उसको उठाना बहुत मुश्किल है. और उसके लक्षण दिखेगा आपको. आपका रिस्पॉन्स टाइम बहुत बढ़ता जाएगा, आप चीज़ें भूलते जाओगे, आपको करने का मन नहीं होगा. मतलब आपको पता है आपको ये करना है, पर आपका मन नहीं होगा करने का, क्योंकि आपने अपने आपको बहुत थका दिया है. परफॉर्मेंस प्रेशर में आपने अपने आप को बहुत थका दिया है. सो अगेन हम ट्रुथ को डिनाई कर रहे हैं. कोई भी इवेंट जिसमें हम ट्रुथ को डिनाई करते हैं, मतलब हमने मास्क पहना है, हमने मुखौटा पहना है. जब तक हम इस मुखौटे को नहीं उतारेंगे, हमारे ट्रू सेल्फ को बाहर नहीं निकालेंगे, हम हील नहीं होंगे. तो जो लोग ये वाला मुखौटा भी पहन के रखा है, अभी के अभी हटाओ उसे और अपने आप को आधा घंटा दो टू एक्सेप्ट इट. यस आई एम टायर्ड, मैं थक सकता हूँ, इसमें कुछ बुरी बात नहीं है. मैं थक जाती हूँ, जब मैं थक जाती हूँ मैं सीधा बोल देती हूँ. उस दिन मैं अपने आप को पूरा डिस्कनेक्ट कर देती हूँ, जो मैं रोज़ की चीज़ों से कंप्लीट डिस्कनेक्ट कर देती हूँ बेशर्मों जैसे, और मैं रिजुवेनेट करती हूँ, अपने आप को रिजुवेनेट करती हूँ. कभी कभी 1 दिन लगता है, कभी कभी 2 दिन लगता है, लेकिन फिर रेस पे आ जाती हूँ दौड़ने के लिए. ये इम्पोर्टेंट है. यू नीड टू अनवाइंड, यू नीड टू डीलिंक, यू नीड टू डिटैच. जो पेरेंट्स अपने बच्चों को छुट्टी के दिन भी प्रेशर देते रहते हैं, ये पढ़ो वो पढ़ो वो पढ़ो, वो क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ? वो उनको डीलिंग करने का टाइम नहीं दे रहे. तो अभी बच्चे कर लेंगे डर से,
उसके बाद आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर होता रहेगा, वीक होता रहेगा, क्योंकि उसके ब्रेन की कैपेसिटी नहीं है लेने की। फिर जो वो गिरेगा फिर उठाना मुश्किल होगा। सो ये मत करिए। लेट योर चाइल्ड, अगर समर हॉलीडेज है, डोंट प्रेशराइज योर चाइल्ड कि उसको अभी बाकी सारी पढ़ाई कर लेनी है नेक्स्ट ईयर की। देयर इज रीज़न ना जिसके वजह से वैकेशन है। वैकेशन को एंजॉय करने दीजिए, उनको डीलिंग करने दीजिए, क्योंकि फिर पूरा साल पढ़ना है उनको, तब वो चाहकर भी नहीं ले सकेंगे कोई छुट्टी। तो अभी उनको जीने दीजिए, इट इज़ ओके। तभी भी 1000 क्लासेस मत लगा दीजिए। ओके, अगर आपका बच्चा बोर होता है देन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है बोलकर आप बच्चों को 1000 क्लासेस लगा दोगे, मत करिए ऐसा। सबसे बेस्ट एक बच्चा एंजॉय करता है पेरेंट्स के साथ टाइम। कुछ नहीं, बैठकर अगर एक पेरेंट उसके साथ ड्रॉ करता है, कुछ नहीं, एक राधा कृष्णा सीरियल ही देख लीजिए उसके साथ बैठकर, उसको पता है ऐसे कैसा क्यों होता है, पता है ये क्या होता है, तो भी वो बच्चा आपके साथ एंजॉय करेगा। बच्चे को पेरेंट्स का टाइम चाहिए होता है रादर देन एनीथिंग। इतने क्लासेस नहीं चाहिए होते उनको थकाए मत दीजिए। आजकल मैं पेरेंट्स को देख रही हूँ कि वो बस कोशिश करे कैसे मेरे बच्चे को थका दो जैसे वो मेरा सर ना खाए, मेरा दिमाग ना खाए। तो ये क्या कर रहे हैं आप? फाइनली आपका बच्चा इतना थक जाएगा कि तब आप उसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे तो उठेगा नहीं वो। तो ये सब मत करिए आप। अपने आप को थोड़ा कम लोभी बनाइए, कम लालच करिए। इफ़ यू आर द ओनली पेरेंट जो टाइम दे सकता है, आप हाफ डे वर्क करिए या वर्क फ्रॉम होम करिए, ऐसा कुछ करिए अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। So whenever you get angry, you also know you are projecting your own guilt. What you find so objectionable about another person simply serves as a reflection of that part of you that you have rejected and denied in yourself, your shadow, and projected onto them instead. तो ये तो मैंने एक बहुत लंबा सा पोस्ट लिखा था, एसपी पोस्ट लिखा था, ठीक है। हमारी जो जजमेंटल टेंडेंसी होती है ना, अगर हम जज करते हैं ना किसी को, हमको तुरंत चेक करना चाहिए कि समथिंग अबाउट अस इज रॉन्ग जो हम सामने वाले में जज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस यूज कर रहे हैं? वॉट यू फाइंड सो ऑब्जेक्शनेबल अबाउट अनदर पर्सन सिंपली सर्व्स एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट पार्ट ऑफ यू दैट यू हैव रिजेक्टेड एंड डिनाइड इन योरसेल्फ एंड प्रोजेक्टेड ऑन टू देम इंस्टेड। मतलब अगर किसी इंसान में हमें लगता है देखकर कि वो इंसान क्या कहते हैं, उतना सेंसिबल नहीं है, ठीक, तो वही चीज़ हमारे अंदर है जिसको हमने डिनाई करके रखा है, हमने रिजेक्ट करके रखा है। लेकिन हम जब सामने वाले में देखते हैं कि नहीं वो बहुत मतलब सेंसिबल नहीं है वो पर्सन, मतलब हम एक्चुअली सेंसिबल नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है वो सामने वाला सेंसिबल नहीं है, क्योंकि हमने अपने वाली चीज़ को डिनाई करके सामने वाले पे प्रोजेक्ट कर दिया। इस तरह से हम मन ही मन प्रोजेक्ट कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। हमेशा प्रोजेक्शन मतलब ये नहीं कि सामने खड़ा करके 4 बातें सुनाओ। प्रोजेक्शन हम अपने थॉट से कर देते हैं। अगर हम किसी मोटे इंसान को देखते हैं, बोलते हैं अरे ये तो एक्सरसाइज नहीं करता, उसको करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये थॉट हमारे माइंड में भी है कि हम भी जितना करना चाहिए एक्सरसाइज उतना नहीं कर रहे, हम अपने बॉडी का ख्याल नहीं रख रहे। पर क्योंकि वो हमने अगर एक्सेप्ट कर लिया हमें पेन होगा, तो सामने वाले के ऊपर वो थोप देते हैं, हम प्रोजेक्ट कर देते हैं। ओके, दिस कंसेप्ट what we attack and judge in others is really what we condemn in ourselves is the central idea behind radical forgiveness and the key to our own soul level healing. ये बहुत important है, फिर से मैं रिपीट करती हूँ। the concept what we attack and judge in others, जो हम दूसरों को जो जज करते हैं, अटैक करते हैं दूसरों पे जो बोलकर, इज रियली व्हाट वी कंडेम इन आवरसेल्व्स, मतलब वही चीज़ है जो हमें अपने बारे में पसंद नहीं आता। और यही सेंट्रल आइडिया है रेडिकल फॉरगिवनेस का, और यही चाबी है कि हमारी आत्मा की हीलिंग हो। ठीक है, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें पेज नंबर 80 पे, अब हम आते हैं रेजोनेंस पे। सो वी फील विक्टिमाइज्ड बाय अदर पीपल
precisely because they resonate with our own guilt, anger, fear or rage. It feels like they are doing something to us to make us angry. When we own that the feeling begins with us, not with them, we can drop the need to feel victimized. ये बहुत कॉमन फीलिंग है, ये कभी कभी मेरे अंदर भी आता है. What is this feeling? देखिए, अगर आपके कप में कॉफी है और कोई आपको धक्का मारता है, कप से क्या गिरेगा? कॉफी छलकेगा. अगर आपके अंदर आपके कप में पानी है, कोई आपको आकर धक्का देता है, तो कप से क्या छड़केगा? पानी ही छड़केगा, छलकेगा. सो जो आपके अंदर है, अगर आपको आकर कोई ट्रिगर करता है, तो जो अंदर है वही बाहर आएगा. तो अगर हमें किसी ने ट्रिगर किया और हमें गुस्सा आया, मतलब हमारे अंदर ही वो गुस्सा है, वही बाहर आया. अगर हमको किसी ने धक्का मारा और हमने ग्रज लाया किसी के प्रति, किसने हमको ट्रिगर किया, हमने किसी प्रति ग्रज लाया, मतलब हमारे अंदर ग्रज ही है. मेरे प्रति बहुत सारे लोग ग्रज लाते हैं. क्यों? क्योंकि मैं उनको साथ स्वीट टॉक नहीं करती. मैं उनको बता देती हूँ कि उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है. इससे सबसे पहला उनका रिएक्शन होता है कि मेरे प्रति ग्रज. क्यों? ये ईगो कंस्ट्रक्ट है. ईगो को पसंद नहीं सच्चाई. ईगो ने कितना ब्यूटीफुल कारपेट रखा है, पर्शियन कारपेट, सुंदर वाला एकदम, और ये रूपाली माँ आकर वो कारपेट को हटा देती है और बोलती है, ये देखो यहाँ कचरा है, वो देखो वहाँ कचरा है, यहाँ पे गंदगी है. ईगो को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो तुरंत फर्स्ट रिएक्शन होता है ग्रज, नफरत. किसके प्रति? रूपाली माँ के प्रति. क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे एक अनकंफर्टेबल सीक्रेट मेरे बारे में बता दिया, जो कि अच्छा नहीं है. मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं जानना. मैं क्यों जानूं कि मेरे अंदर ये सब कचरा मैंने इतने सालों से भर के रखा है. सिंपल कचरा कि मेरे लाइफ में शायद कुछ नहीं है, उसके वजह से मैंने हमेशा से कंप्लेन किया, मैं कभी खुश नहीं रही, और मैंने उस वाली फीलिंग को कारपेट में के नीचे छुपा दिया. रूपाली माँ आती है और बोलती है कि तुम्हारे अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं है. और मैं बोलूँगी नहीं नहीं, मेरे अंदर ग्रेटिट्यूड है. नहीं है, मैं बोलूँगी. क्यों? क्योंकि तुम्हारे लाइफ में 99 चीज़ें सही होगी, एक चीज़ की कमी होगी, तुम उस एक चीज़ के वजह से दुखी रहती हो. तो वो जो तुम दुखी रहती हो, उसके वजह से बाकी जो अच्छी चीज़ें तुम्हारे लाइफ में हो रही, उसे अप्रिशिएट नहीं करती. और इस वजह से तुम प्रोजेक्ट भी क्या करते रहते हो, हर टाइम पे तुम एक नेगेटिव वाइब्रेशन ही प्रोजेक्ट करते हो. तो ये अगर मैं सामने वाले को बोलती हूँ, उसको बहुत बुरा लग जाता है. फिर उसको लगता है ये रूपाली माँ से बात नहीं करनी चाहिए. फिर जब उसको फिर पकड़ा जाता है, फिर उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, फिर उसको समझाया जाता है. ऐसे करते 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 3-4 राउंड के बाद उस इंसान को थोड़ा सा समझ में आता है कि जो बोल रही सही बोल रही है, मैंने आज तक यही किया है, बस मुझे इस थॉट को ही तो चेंज करना है. मैंने अगर इस थॉट को चेंज कर दिया तो मेरी पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी. व्हाट इज दैट थॉट? कि जो नहीं है नहीं है, मेरा कर्मा नहीं था, मेरा एंटाइटलमेंट नहीं था. जलेबी पोस्ट कि मेरे पास 10 रुपये था, 10 रुपये में 2 जलेबी ही आ सकती है, और चाहिए था मुझे 20 जलेबी, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो जो नहीं है नहीं है, पर जो है उनको, उनके लिए तो मैं थैंकफुल रहूँ, ग्रेटफुल रहूँ, उनको तो मैं अप्रिशिएट करूँ कि थैंक गॉड वो सब है. आपके लाइफ में लवर नहीं है, नहीं है, पर हो सकता है आपके लाइफ में कोई अच्छा फ्रेंड हो सकता है आपके लाइफ में पेरेंट्स हो सकता है आपके लाइफ में कुछ अच्छे स्पिरिचुअल बडीज हो. अब वो सब चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं कर रहे एक थॉट के लिए कि मेरे लाइफ में कोई लवर नहीं है. तो क्या हो गया? आप इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, आपके लाइफ में जो जो है, आप कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स के तरफ क्या एनर्जी भेज रहे हैं? क्या एनर्जी भेज रहे हैं? ग्रज एनर्जी भेज रहे हैं, इनग्रेटिट्यूड की एनर्जी भेज रहे हैं कि आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज मेरे पास ये नहीं है, आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज मेरे पास ये नहीं है. ये करते करते आप जो भी यूनिवर्स के तरफ भेजते हो, वो एक बड़ा बॉल बन के आपके पास आता है. अब आपके लाइफ में और रीजंस आने लगेंगे जिसके वजह से आप और ग्रेटफुल नहीं रहोगे. मतलब आपकी लाइफ की बैंड और बजने लगेगी. इंस्टेड अगर आप बोलते हैं वाओ सच ए ब्यूटीफुल डे, मेरे लाइफ में सब अच्छा है, मेरे सर पे छत है, मुझे खाने को मिलता है, मेरे 2 हाथ हैं, 2 पैर है, 2 आँख है,
2 कान है, 1 नाक है, कितने लोगों के पास ये भी नहीं, सर पे अब तक थोड़े बहुत बाल हैं, मुंह में अब तक थोड़े बहुत दांत हैं। सो आई शुड बी हैप्पी, इतना तो है। अगर ये नहीं रहता तो, अगर मैं ये कंप्लेन करूं मेरे पास अच्छे शूज नहीं है, कितने सारे लोग हैं जिनके पास पैर ही नहीं है, हम शूज के बारे में क्या कंप्लेन करें। अगर मैं कहूं कि मेरे पेरेंट्स मुझे उतना समझते नहीं, कितने सारे लोग हैं जो अनाथ है, उनके पेरेंट्स ही नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को लेके कंप्लेन करते रहते हैं, कोई बदतमीजी बात नहीं सुनते, कितने सारे लोग हैं जो इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक बच्चा पैदा हो जाए, वो लोग उनके पास बच्चा नहीं है। सो वी हैव सो मेनी रीजंस कि हम जिसमें एक चॉइस ले सकते हैं, आइदर टू बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल और टू बी इन कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ पेन। मतलब या तो हम हमेशा पेन में रह सकते हैं, यही ग्रज करते करते कि मेरे पास ये नहीं है, मैं कंप्लेन करते रहते, मतलब ईर्ष्या करते रहते, कंटिन्यूसली कर करके हम कॉन्स्टेंटली दुखी स्टेट में रह सकते हैं, या हम अब अपना दृष्टिकोण बदलते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं कि जो है मेरे लाइफ में बहुत है, काफी है, मैं तो ये भी नहीं डिजर्व करती थी। सब कृष्णा प्रसादम, सब कृष्णा प्रसादम। कृष्णा जी ने सब कुछ दिया, उनकी जब मर्जी होगी वो ले लेंगे। तो हमारी वाइब्रेशन चेंज हो गई, हमारा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, हमारा भाग्य बदल गया, अब हम दुखी नहीं रहते। ये छोटी सी चीजें तो करनी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें वो नहीं करनी रहते ना, तो हम वो ईगो लाएंगे, हम फिर जो हमें समझा रहा है उसके साथ रूडली बिहेवियर करेंगे, उसके लिए ग्रज लाएंगे। और एक वंडरफुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली थी कि हम फाइनली अपने दुख दर्द से निकल सकते हैं और अपने लिए और एक्स्ट्रा दुख दर्द नहीं लिखते भाग्य में, वो हम गवा देते हैं। फिर ये अपॉर्चुनिटी हम गवा देते हैं अपनी मूर्खता से। सो इसलिए हमें बहुत अलर्ट होना पड़ेगा कि अब से वी शुड नॉट डू दिस। ये हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। when we own that the feeling begins with us not with them, तो हमें सबसे पहले ओन करना होगा, ये एक्सेप्ट करना होगा कि जो कुछ भी फीलिंग है ये हमारे अंदर से स्टार्ट हो रही है, उनके अंदर नहीं। मतलब अगर हम किसी और को जज करते हैं जो भी चीज़ से, वो उसके अंदर नहीं है, वो मेरे अंदर से शुरुआत हो रही है, तब हम ये सारे विक्टिम वाली फीलिंग से बच जाते हैं। विक्टिम फीलिंग सबसे भयंकर फीलिंग है इस वर्ल्ड का, जो सब कुछ बैंड बजाता है, सब कुछ गड़बड़ करता है विक्टिमहुड से। मैं बेचारी वाला, मेरे साथ गलत हुआ, मैं बेचारी, मुझे तो प्यार ही नहीं मिला, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, ये सब जो बकवास बातें होती है वो बिल्कुल एंटरटेन मत करो। ना अपने लिए एंटरटेन करो, ना किसी और के लिए एंटरटेन करो। यहाँ पे कोई बेचारा नहीं है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। अगर आप सोल पीस मेंबर हो, अब तक आपको समझ में आ चुका कि यहाँ पे कोई बेचारा नहीं है, सबको अपने कर्मों का फल मिल रहा है। ठीक है, हाँ, हमें कंपैशन रखना है, हमें काइंडनेस रखनी है। हम ये नहीं बोल सकते एक भिखारी को देख के, ए तूने कुछ गुड कर्मा नहीं किया, तूने सिर्फ बैड कर्मा किया इसलिए बोल के आज तू भिखारी है, चल भग। हम ऐसा नहीं करते, हम ये नहीं करेंगे। लेकिन हम ये नहीं सोचेंगे कि वो बेचारा है। हमें पता है ठीक है उसके कर्मा सही नहीं थे, अब इसको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा, बट हम उसको हरे कृष्ण महामंत्र सिखा देंगे, उसको थोड़ा कृष्णा प्रसादम खिला देंगे और कहेंगे कि ये करते रहो, तुम्हारा इससे रामबाण उपाय कुछ नहीं है, दैट वी कैन डू। इससे तुम्हारी जिंदगी बदलेगी, एटलीस्ट एक स्टेप तो लोगे तुम टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। सो कंपैशन रखना है कि ये लोग इतने अनफॉर्चुनेट थे कि इनके सामने सब कुछ होते हुए भी इन्होंने सब कुछ खो दिया, इन्होंने बैड कर्मा किया। लेकिन चलो हम लोग चांस देते हैं, कुछ लोगों को चांस दे सकते हैं आप, सबको नहीं। कुछ लोग ईवल इनकारनेट होते हैं, वो आपको ही नोच के खा लेंगे, आप उनको ज़्यादा सर पे चढ़ाओगे तो। ये सब मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मैं बहुत ही काइंड और कंपैशनेट हूँ, आप जानते हो, और मेरा पेशेंस लेवल बहुत हाई है, बहुत सहन करती हूँ, बहुत बहुत बहुत। लोगों का 100% लोग ट्राई करते हैं तो मैं 200-500% ट्राई करती हूँ गिव अप करने से पहले। लेकिन ये विद एक्सपीरियंस समझा है कि कुछ लोग ईवल होते हैं ना, मतलब जैसे दुर्योधन वॉज ईवल इनकारनेट, मतलब आप उसको कुछ भी कर लो वो नहीं सुधरता, उसे
उससे मतलब कृष्णा जी ने जो ख़त्म किया वही एक उपाय था। वैसे नीम के पेड़ के नीचे आप कितना भी शहद डालो, नीम का पेड़ मीठा नहीं हो जाएगा। तो कुछ ईवल इनकार्नेट हो तो उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और हम वैसे भी दूसरों को सुधारने के चक्कर में है भी नहीं, हम अपने अंदर के ज़ख्मों को, वुंड्स को, हमारे इमोशनल डिजीजेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक इंसान आसपास जो घूम रहा है वो इमोशनली डिजीज्ड है। सब चक्रम है, चक्रम, सब, क्योंकि सबके इसमें वुंड है, क्योंकि कलयुग है ना, कलयुग में वुंड्स ही मिलते हैं और हर एक के हाथ में खंजर है। हम अपने वर्ड्स के थ्रू, एक्शंस के थ्रू, थॉट्स के थ्रू ही खंजर मार देते हैं। हमें एक्चुअली खंजर लेके मारने की जरूरत नहीं पड़ती किसी को, क्योंकि हम वुंडेड है ना, तो हम लोगों को वुंड करते हैं। यही है, ये सारा कुछ रेजोनेंस, प्रोजेक्शन, एवरीथिंग इसी पे बेस्ड है। एक हर्ट इंसान ही सामने वाले को हर्ट करता है। तो हम अगर अपने वुंड्स को फटाफट आइडेंटिफाई करके हील कर लें तो इससे कितने सारे खंजर डिसअपियर हो जाएंगे, सोचो। हम सबके हाथ के खंजर को डिसअपियर करा सकते हैं अगर हम उनकी इमोशनल हीलिंग में उनको हेल्प करें। ये थ्रू माय ऑडियोज, थ्रू एसबीसी, ये करके सबके हाथ के खंजर को खत्म करते हैं। तब ना वो खुद को मारेगा चाकू, ना सामने वाले को मारेगा, क्योंकि सबके हाथ में चाकू है, सबके हाथ में, क्योंकि वो खुद उस पेन से गुजरा है ना, तो वो प्रोजेक्ट कर देगा फटाक से, उसको दुख रहा है, उसको दुख रहा है, दुख रहा। सिंपल बात है ना, बॉस के बॉस ने उस पर चिल्लाया, आपका जो बॉस है उसके बॉस ने बोला कि तुमने डेडलाइन मीट नहीं किया, तुम कुछ काम के नहीं हो, तुम्हें मैं प्रमोशन नहीं दूंगा, फलाना ढना का दूसरा आदमी ज्यादा अच्छे से काम करता था। उसने ये सब बोल दिया आपके बॉस को। अब आपका बॉस क्या करेगा, उसी को आप तक भेजेगा। वो आपको और 4 लोगों को बुलाकर सेम गाली दे दिया, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, ये हो, फलाना ढना का ये हो। अब आप लोग उसको ले जाकर, आपके नीचे कोई होगा उसे कहेगा, या घर पे जाके बीवी को बताएंगे, या बच्चों को गाली दे देंगे, तू पढ़ता नहीं है, तेरा फीस मैं ऐसे ही पे करता रह रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी तू वेस्ट करता रहता है, जब देखो तब फोन पे लगा रहता है, दिस 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 एंड इट कंटिन्यूज एंड कंटिन्यूज एंड कंटिन्यूज। ये है, हाथ में खंजर लेकर उसने आपके छाती पे घोपा, आपने दूसरों के छाती पे घोपा खंजर, और ये घोपते रहे, घोपते रहे, घोपते रहे। तो जैसे ही कोई आपके छाती में खंजर डाले, उस खंजर को पहले तो ट्रांसम्यूट कर दीजिए। अब आपको पता है रीजन, आपको पता है कि एक इंसान ऐसा क्यों बिहेव करता है, और आपके अंदर जो भी वुंड बना उसके खंजर से, उसको तुरंत हील कर दीजिए, तुरंत हील करिए। जो स्पिरिचुअल नॉलेज आपको मिल रहा है तुरंत हील करिए। आप एंटाइटल्ड थे इसलिए आपको मिला, कुछ भी यहाँ बिना कैलकुलेशन का नहीं होता है। कैलकुलेशन समझिए, और जब कैलकुलेशन के साथ ही सब हो रहा है, किस बात का दुख, किस बात की घृणा, और हर एक मोमेंट हमारे लाइफ में इज अ मिरेकल। हम सांस ले रहे, इट्स अ मिरेकल, हम आंखें खोल पा रहे, इट्स अ मिरेकल। उस मिरेकल को सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं कि वाह, आज मुझे फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपना दिन और अच्छे से बिताऊंगा। मुझे फिर से अपॉर्चुनिटी मिली कि आज मैं अपनी भक्ति को इम्प्रूव करूंगा। मुझे फिर से अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आज एक बेटर पर्सन बनूंगा। मुझे फिर से अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एक्सरसाइज करके अपना टेम्पल जो है मेरा, माई बॉडी इज अ टेम्पल, उसका टेक केयर करूंगा। मुझे फिर से अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं यूनिवर्स के पॉजिटिविटी में कंट्रीब्यूट करूंगा। मुझे फिर से अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपने अंदर पॉजिटिव और हैप्पी थॉट्स डालूंगा। टुडे इज अ ब्यूटिफुल डे, इट्स अ न्यू डे, अ न्यू बिगिनिंग। जो हुआ हुआ, अब से खुश रहेंगे और कांड नहीं करेंगे। ये हम बोल ही सकते हैं, खुद को बोल सकते हैं, ये रोज रोज बोलना है खुद को। क्यों? क्योंकि आज आपकी फिर आंख खुली, आज आप फिर सांस ले रहे हो। 1 मिलियन लोग नहीं ले रहे ये, अभी भी आपके हाथ पैर सब कुछ इंटैक्ट है, अभी भी आपके सर के ऊपर छत है, अभी भी आपके टेबल पे खाना है। सो आप ये बोल सकते हो, दिस इज इनफ। सच में बता रही हूँ, जिंदगी जीने के लिए काफी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑलरेडी ऑलमोस्ट 50 मिनट्स हो गए, 10 मोर मिनट्स हैं।
द अटैक डिफेंस साइकिल, हम लोग हैं ये कौन से पेज पर, हम पेज नंबर 80 पे है, सेकंड वाला पैराग्राफ पर है। हाँ, मैं कोशिश करूँगी पेज नंबर 80 कंप्लीट कर दूँ। मैं ही खुद फिर भूल जाती हूँ नेक्स्ट वाला मुझे कहाँ से शुरू करना है। ओके, द अटैक डिफेंस साइकिल थ्रू though repression and projection are meant as temporary relief valves for the psyche, the ego co-opted them as the means to maintain itself. ये मैंने बताया, ईगो अपने आप को मेंटेन करने के लिए ये रिप्रेशन प्रोजेक्शन वाले साइकिल को ऑन रखता है सबके अंदर। हाँ, पहले उस थॉट को रिप्रेस करो फिर किसी और पे प्रोजेक्ट कर दो, पहले उस थॉट को रिप्रेस करो फिर किसी और पे प्रोजेक्ट कर दो। इससे क्या होता है, ईगो कहता है ओ मैं एकदम बढ़िया, मैं टनाटन, मैं मुझ में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ। हाँ, रूपाली माँ के लिए ग्रज मैं तो ला ही नहीं सकता, मेरी तो हमेशा उनके कदमों में मेरा सर रहता है। ये हमारे ईगो ने हमको समझाया है। लेकिन जब ग्रज परसेंटेज मेजर करो तो मोर देन 1000। तो ये कैसे हुआ, इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे ईगो ने हमको ये समझा दिया। तो ईगो को बोलते भाई साहब जरा साइड, थोड़ा साइड, मेन प्रॉब्लम देखते हैं। Remember, the ego simply consists of a set of beliefs, the central one being that we are separate from God. ठीक है, ईगो के कुछ बिलीफ्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कि हम भगवान से अलग हैं। Following from that belief comes the belief that God is after us and when he catches us he will punish us severely. और इसी से हमारा ये बिलीफ भी आता है कि भगवान हमारे पीछे पड़े हैं, जब भी जैसे हमको पकड़ेंगे हमको बहुत पनिशमेंट देंगे, पापों का फल देंगे हमको। The ego uses the dynamics of repression and projection to hide these beliefs as well as the guilt and the fear that accompanies them from our consciousness. तो ego यही यूज करता रहता है हमारी फीलिंग्स को छुपाने के लिए सब कुछ। Hence repression and projection becomes a permanent way of being for us. मतलब ये हमारा परमानेंट हो गया अभी रिप्रेशन और प्रोजेक्शन। Our whole life revolves around our continual repression, denial and projection, all of which are maintained in perpetuity by the never-ending fear, attack and defense attack cycles. This provides a perfect recipe for continual internal conflict. तो मैंने बताया ना, सबके अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक युद्ध चलता रहता है, कोई शांति से नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस हमारी पूरी जिंदगी इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। पहले हम रिप्रेस करते हैं, हम डिनाइल में चले जाते हैं, नहीं ऐसा तो है ही नहीं, और फिर हम उसे प्रोजेक्ट कर देते हैं किसी के ऊपर और लगता है हम फ्री हो गए। सो ये सब नेवर एंडिंग फियर, अटैक एंड डिफेंस वाले जो साइकिल्स हैं, इसी में हम फंसे रहते हैं। सो दिस प्रोवाइड्स अ परफेक्ट रेसिपी फॉर कंटिन्यूअल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। इसके वजह से हम अंदर ही अंदर हमेशा अशांति से घिरे हुए रहते हैं। तब अब है लास्ट पैराग्राफ, the drive for wholenessness. So fortunately, in spite of all the incredible efficiency of repression and projection, the innate drive for wholenessness emanating from our souls possess more power than the ego. मतलब माना ये सब कुछ कचरे में हम फंसे हैं, रिप्रेशन, सप्रेशन, गिल्ट, प्रोजेक्शन, सब कुछ में फंसे हैं, लेकिन हमारी आत्मा के अंदर एक वो हमेशा से तड़प है होलनेसनेस के बारे में, मतलब टू फील कंप्लीट, टू फील होल। और इस ये हमारे लिए बहुत ही फॉर्चुनेट बात है, मतलब अच्छी बात है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं, फॉर्चुनेटली इन स्पाइट ऑफ द इनक्रेडिबल एफिशिएंसी ऑफ रिप्रेशन एंड प्रोजेक्शन, द इनेट ड्राइव फॉर होलनेसनेस इमेनेटिंग फ्रॉम आवर सोल्स possesses more power than the ego. तो ये सबसे ज़्यादा इसमें पावर है, हमारी आत्मा जो परमात्मा से मिलना चाहती है, जो परमात्मा को ढूंढ रही है, उसको पता है कि बिना परमात्मा के वो शांति, वो कंप्लीटनेस, वो होलनेस वो फील नहीं करेगा। सो दिस ड्राइव फॉर होलनेस originates from the part of us that knows the truth and is not content to deny it and project it. तो हमारा एक अंश अभी भी है जिसको थोड़ा याद है कि कृष्णा कौन थे, हमारा कृष्णा के साथ क्या रिश्ता है, हमारा कृष्णा के प्रति क्या प्रेम है, कृष्णा जी का हमारे प्रति क्या प्रेम है, थोड़ा बहुत उसे याद है। तो तब वो ये कंटिन्यूस ईगो का जो फ्रेमवर्क है ना, उससे वो संतुष्ट नहीं रहता है, उसको बेचैनी होती है कि नहीं
कुछ तो बात है, और वो सत्य के खोज में निकलता है. दिस पार्ट द सोल विच क्राइज आउट फॉर अ रिटर्न टू लव. रिटर्न टू लव मतलब फिर से प्रेम की दुनिया में वापस जाने के लिए जो गुहार लगाता है वो अंदर से, ये वो छोटा सा पार्ट हमारे आत्मा का, वो गुहार लगाता है कि कहाँ है मेरे प्रभु, कहाँ है वो प्यार, कहाँ है वो, मतलब जहाँ पे मुझे कंप्लीट फील होता था, शांति था, सुकून था, वो कहाँ है. कैरीज द सेम एनर्जी that creates our opportunities for learning and for healing, the energy of radical forgiveness. तो इसी गुहार से हम हमारे अंदर वो एनर्जी क्रिएट होती है जिसमें हम सीखने और खुद को हील करने के लिए हमारे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते हैं, क्योंकि तभी हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ते हैं. जब हमारी आत्मा थक जाती है और वो हमारी वो छोटी सी जो पार्ट है आत्मा की, जिसको सारी सच्चाइयाँ पता है, वो गुहार लगाती है. और तब हम जब ये सारे ऑडियो सुनते हैं, हम सारे स्पिरिचुअल ऑडियो सुनते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, और तब हमें कुछ स्टार्टिंग में ही समझ में आ जाता है कि यस, दिस इज द वन, इसी से सुकून मिल रहा है मुझे, इसी से मुझे शांति मिल रही है. और यही है एनर्जी ऑफ रेडिकल फॉरगिवनेस. सो हमें इससे समझना होगा कि हम सारे लोग साइकोलॉजिकली डैमेज्ड हैं, कुछ ना कुछ परसेंटेज के लिए इमोशनली डैमेज्ड है. उसका रीज़न कोई और नहीं है, हम खुद हैं, क्योंकि हमने सामने वाले के एक्शंस को, हमारी परिस्थितियों को इस तरह से इम्पोर्टेंस दिया कि हम अपने आप को ही खंजर मारते रहे. हमने ही अपने आत्मा पे स्क्रैच मारा, खंजर मारा, उसे डैमेज किया, और फिर हमने उसका ब्लेम किसी और पे दिया कि उसके वजह से ऐसा हुआ, इसके वजह से ऐसा हुआ, मेरी परिस्थिति ऐसी थी, कोई क्या समझे मेरी क्या सिचुएशन थी. ये सब विक्टिम कॉन्शियसनेस करते रहे हमने बहुत पैम्पर किया अपने आप को, ये सब बोल बोल के कि मेरी तो कोई गलती नहीं थी. ईगो ने कोई कसर नहीं छोड़ी. ईगो ने हमें ये रियलाइज़ करवा दिया जैसे कि हमारी कोई गलती थी नहीं, हमने जो किया एकदम सही किया, गलती तो सामने वाले की थी. हमें हमेशा से कंटिन्यूसली विक्टिम कॉन्शियसनेस में रखा, हमें रिप्रेस करने को सिखाया. ईगो ने हमें सप्रेस करने को सिखाया और हमें प्रोजेक्ट करने को सिखाया. यही सब हम करते रहे हैं इनकारनेशन से. और जब हम मरते हैं, सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी मरती है, हमारी एनर्जी और इमोशनल बॉडी नहीं मरती. तो ये सारे इमोशंस हमारे इमोशनल बॉडी में लेकिन रहेगा, चिपका हुआ रहेगा. फिर जैसे नेक्स्ट फिजिकल बॉडी मिलेगी, हम उसके साथ जन्म लेंगे. तो कोई चिड़चिड़ा बच्चा होता है ना, कभी कभी बच्चे पैदा होते हैं जो चिड़चिड़ा रहता है. आपने देखा होगा ट्रेन में स्पेशली रात भर रोते रहते हैं, या तो चीज़ें फेंकेंगे, काट देंगे, थूकेंगे, ये सब क्यों? क्योंकि वो वही वाली इमोशनल बॉडी फिर से लेकर आए हैं जो उनके पिछले जन्म में थी. फिजिकल बॉडी बदली ना, बस, बाकी कुछ नहीं बदलता है. अब वो उसी बॉडी को लेकर आए हैं और अब वही कर रहे हैं. दे आर इमोशनली डैमेज्ड. तो क्या करना होगा फिर उसको इमोशनली हील करना होगा. तो सुपर क्लेंजिंग साधना से शुरू करिए. एवरीडे सुपर क्लेंजिंग साधना कराते रहिए. वो दवाई का काम करता है. वो इट्स जस्ट लाइक डेटॉल. वो आपको वुंड को साफ करके वहाँ पर एंटीसेप्टिक का काम कर देगा. फिर बाकी भगवत गीता सेशंस, उसके ऊपर बोरोलिन लगाया जाएगा. ठीक है, ये सारे रेडिकल फॉरगिवनेस, वुंड को हीलिंग शुरू हो जाएगा. एससीएस से भी हीलिंग होती है, लेकिन वो क्लेंजिंग ज़्यादा करता है, ज़्यादा सफाई करता है. पहले कचरा हटा देता है ना, कचरा रहेगा तो आपका जख्म सूखेगा नहीं जल्दी. तो एवरी प्रैक्टिस को मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आपके अंदर के जख्मों को भी ठीक करेगा, आपके फिजिकल पेन्स को भी ठीक करेगा. लेकिन एक कैच है, आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा. जब आप किसी और का दर्द भी इसी तरह से ठीक करेंगे, जब आप चैनल बनेंगे किसी और के पेन रिडक्शन में, मतलब ये सब आप दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे, उससे भी मोटिवेट करेंगे कि देख मुझे शांति मिली, हो सकता है तुझे भी शांति मिले. तब यूनिवर्स के पास एक सिग्नल जाएगा कि ये स्वार्थी नहीं है, ये सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा है. जो दर्द से वो गुजरा, उसे लग रहा कोई और भी इस दर्द से निकल जाए. तब बहुत फास्ट आपकी हीलिंग होगी. तब आपको आपकी ज़िंदगी में और अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे और ब्यूटीफुल भाग्य आपका बन जाएगा. लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली सिर्फ अपने बारे में सोचते रहे, अपने बच्चे, अपना परिवार, अपने फ्रेंड्स, ऐसा मत करिए.
हमारे बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स जाकर छोटे छोटे अनाथ आश्रम में जाकर ये सब स्प्रेड कर रहे हैं। तो आप कुछ नहीं तो अपने घर पे सत्संग करके ही शुरू करिए। हो सकता है आप ये रेडिकल फॉरगिवनेस का सिर्फ एक 15 मिनट उन्हें सुना सकते हैं, क्योंकि मोस्टली सभी इमोशनली डैमेज्ड हैं। हो सकता है किसी के अंदर ये रियलाइजेशन आए कि हाँ, ये तो मैं भी करती हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। तब वो पूरे रेडिकल फॉरगिवनेस का सीरीज सुनने को उसे बोलिए, समझने को बोलिए, आप उसे गाइड करिए। तो ये है गुड कर्मा। दिस इज व्हाट इज गुड कर्मा, कि आपको जो मिला प्रसाद, कृष्णा प्रसाद, आपने वो किसी और के साथ भी बांटा। ठीक है, सो इसी से हम फिनिश करते हैं। 1 घंटा हो गया, मैं तो बोलती रह सकती हूँ। और होपफुली ये वाला सेशन आप सबको हेल्प करे, एंड इट इज़ अगेन अ सीरीज, अ कंटिन्यूएशन। तो आगे हम लोग सो ये वाला था 78 से 80 तक पेज। हम नेक्स्ट आएंगे फियर ऑफ इंटीमेसी में, फिर ऑल रिलेशनशिप्स आर फॉर हीलिंग, ये वाले टॉपिक भी है पेज नंबर 81 पे। और फिर हम लोग 8th चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, दैट इज़ अट्रैक्शन एंड रेजोनेंस। सो ये मैं कोशिश करूँगी जैसे मुझे ऊपर से सिग्नल मिले नेक्स्ट ऑडियो बनाने के लिए। सो लेट अस प्रे। थैंक यू प्रेयर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे राधा कृष्ण, हे त्रिदेव त्रिदेविया, गणेश जी, कर्मफल दाता शनिदेव जी, सनत कुमार जी, गौतम बुद्धा जी, गरुड़ देव जी, सुदर्शन चक्र जी, all the great ones, all the holy gurus, holy masters, spiritual helpers, thank you so much for gifting us with this knowledge of radical forgiveness. Thank you for healing our wounds. Thank you for making us aware of all our emotional wounds. We thank you with immense gratitude. Thank you, thank you, thank you. Okay, take care everybody. Hare Krishna.